Hi everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Upskill and I hope so you all are well and yes, this is Code on Wages 2019. Welcome back to this channel. आज डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 19, चैप्टर 8 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज और सेक्शन 52 से 54 तक डिस्कस करें। देखते हैं कर पाते हैं या नहीं। कॉग्निजेंस पावर्स और पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। ज्यादा एक्सटेंड होगा तो इसे पार्ट्स में कर लेंगे, अदरवाइज पूरा टारगेट रखते हैं। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। देखिए कोड ऑन वेजेस हमने कितना इजीली कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 9 तक थे और आज हम चैप्टर 8 पे आ गए हैं और सेक्शन हमने 51 तक कंप्लीट कर लिए हैं। बेयर एक्ट वो भी हमने सिंपल लैंग्वेज में विद एग्जांपल्स क्लियर किया है। ठीक है, तो चलिए क्विक सा रिकैप देखते हैं। 2-3 मिनट स्किप कर लीजिए अगर रिकैप नहीं देखना है। सेक्शन 1 से लेके 4 चैप्टर 1 हमने देखा, प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 to 4 चेक किया, उसके बाद हमने देखा चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस, सेक्शन 5 से लेके 14 तक देखा, उसके बाद सेक्शन 15 से लेके 25 चैप्टर 3 पेमेंट ऑफ वेजेस, ये मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और नेक्स्ट हमने देखा पेमेंट ऑफ बोनस। ये सारे वही एक्ट हैं जो कि अब कोड ऑन वेजेस में इनके सेक्शंस इंक्लूडेड हो गए हैं। सेपरेट ये सेशंस मेरे पास अवेलेबल है, वो भी आप चेक कर सकते हैं डिटेल में। ओके, तो पेमेंट ऑफ बोनस में हमने देख लिया सेक्शन 26 से 41 तक, उसके बाद हमने चैप्टर 5 में एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 42 विद एग्जांपल्स चेक किया, ये भी बहुत इजी और सिंपल था। उसके बाद चैप्टर 6 आया पेमेंट ऑफ ड्यूज, क्लेम्स और ऑडिट, सेक्शन 43 से लेके 50 तक हमने सेशन 15 से 17 तक प्रॉपरली ये सारे चेक कर लिए। ये सारे सेशंस अवेलेबल हैं, पिन कमेंट से आप चेक कर सकते हो। सेशन 18 हमने देखा चैप्टर 7 जिसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, सेक्शन 51 जिसमें अपॉइंटमेंट और उनकी क्या क्या पावर्स हैं ये हमने चेक कर ली। ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हो। अगर आप रेडी टू अपस्किल पे देख रहे हो तो यहाँ पे ऐसे ही मिल जाएंगे, रेडी टू गेट अपडेट पे देख रहे हो तो कुछ इनिशियल 7 सेशन 6 सेशन 5 सेशन फ्री में है और उसके बाद आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी तो आपको ये सेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर सब्सक्राइब दिस चैनल अगर पहली बार आए हैं और वो क्यूट सा बेल आइकन है उसको क्या करें, उसको हिट कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट सेशंस मिल सके ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट सेशंस जितने भी आएंगे वो मिलते रहेंगे और 30 डेज स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस वर्कशॉप चल रही है और कोड ऑन वेजेस हमारा चल ही रहा है, पेरोल मैनेजमेंट कोर्स है। ये सारे सेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, थंबनेल चेक कर लें, समझ में आए कि देखने हैं तो देख लें। चलिए सेक्शन 52 स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 52 में सबसे पहले समझते हैं, देखिए इसका पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, इजीली समझते हैं, फिर पढ़ेंगे बेयर एक्ट और उसके बाद उसको देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। आई थिंक ये पैटर्न बिल्कुल फुल प्रूफ है, मतलब हमें बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। सेक्शन 52 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ये जो सेक्शन है ये क्या बता रहा है, आउटलाइन कर रहा है लीगल प्रोसीजर इनिशिएट करने की कोर्ट प्रोसीडिंग्स। हम बार बार कह रहे हैं भाई फाइल हुआ है केस, सूट फाइल हुआ है, ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, वो कैसे होती हैं उसके बारे में बता रहे हैं। मतलब केस दायर ही कौन कर पाएगा, ठीक है, कोर्ट तब कोई केस लेगी जब वो इन पर्सन के थ्रू दायर हुआ होगा। ठीक है, ये है। तो कोड ऑन वेजेस 2019 में लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए, लीगल प्रोसीजर के लिए जो ऑफेंसेस बताए गए हैं कोड ऑन वेजेस में वो कैसे होंगे उसके बारे में बता रहा है कि कोर्ट कब लेगी केसेस, किन से लेगी, मतलब कौन कंप्लेंट फाइल करेगा तो कोर्ट लेगा। इसका सिंपल पर्पस है कि ऑथराइज्ड पर्सन या एंटिटीज जो हैं वो ही फाइल कर पाए कंप्लेंट, जिससे कि फॉल्स या फिर अननेसेसरी लीगल केसेस ना आए। ठीक है, तो चलिए इसको रीड करते हैं और यहाँ पे इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आएगा हमारा नो कोर्ट शैल, ये जहां आ जाती है ना बात, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस कोड, लेगा ही नहीं। ठीक है, कोर्ट लेगी ही नहीं, सेव ऑन अ कंप्लेंट मेड बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब कंप्लेंट अगर कौन कर रहा है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंडर जो अथॉरिटी है वो कर रही है, कोई ऑफिसर ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ कर रहा है, और बाय एन एम्प्लॉय और अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो कि रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में, या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर कर रहे हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फाइल कौन कर सकता है कंप्लेंट, अ कोर्ट कैन टेक अप एन ऑफेंस अंडर दिस कोड ओनली जब कंप्लेंट जो है वो किसके थ्रू होगी, इज मेड अप बाय वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसमें ऑब्वियसली सेंट्रल या स्टेट हो सकती है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है कोई, मतलब ऑफिसर ऑफिशियली एम्पावर है बाय गवर्नमेंट, एम्प्लॉय है अ पर्सन हु इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द ऑफेंस। अच्छा देखिए जो 1 और 2 पॉइंट है ना, इसमें ऊपर से मैंने बेयर एक्ट रीड किया था तो मैंने ये बोल दिया था कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से ऑफिसर हुए हैं, तो ये और लगा हुआ है, इसका मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट हमें अदर बताया है। ठीक है, वो कर सकते हैं, और ऑथराइज्ड ऑफिसर जो कि ऑब्वियसली एम्पावर्ड है गवर्नमेंट से, वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं तो भी कोर्ट लेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग है, सेपरेट है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अलग है, एप्रोप्रिएट तो ये अलग है, सेपरेट है, मतलब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी है अलग और ऑथराइज्ड ऑफिसर भी है। नेक्स्ट इज एन एम्प्लॉय जो कि पर्सन डायरेक्टली है अफेक्टेड है बाय द ऑफेंस, और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन, जो कि ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अफेक्टेड एम्प्लॉयज को, और इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो कि अभी हमने देखा था जो अपॉइंट होते हैं सेक्शन 51 में।
ठीक है। अब इसका ना सिंपल एक पर्पस है कि सिर्फ जेन्यून और लीगली रिकॉग्नाइज्ड, अब इसका ना सिंपल एक पर्पस है कि जेन्यून और लीगली रिकॉग्नाइज्ड कंप्लेंट्स आए जो कि कोर्ट्स तक रीच हो और प्रिवेंट हो सके मिसयूज और अननेसेसरी लिटिगेशन। इसका एक सिंपल ये पर्पस है, ठीक है। अब देखते हैं सबसेक्शन 2 पे आते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, नो कोर्ट inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of the first class shall try the offences under this code। इसमें क्या कह रहे हैं, which court can try the case, भाई कौन से कोर्ट हैं जो ट्राई कर सकते हैं केस में, नो लोअर कोर्ट देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के हैं, और या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कि फर्स्ट क्लास हैं किसी और एरियाज में, वो ट्राई कर सकते हैं ऑफेंसेस अंडर दिस कोड, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखिए यही पर्पस है कि क्वालिफाइड और सीनियर जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो हैंडल करें वेज रिलेटेड केसेस, जिससे कि इंश्योर हो सके फेयर और सीरियस कंसिडरेशन, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि नो कोर्ट लोअर देन, ठीक है, मतलब लोअर नहीं हो इनसे, ये ले सकते हैं ये केसेस। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं, दो एग्जांपल देखते हैं। एक केस 1 है, देखिए एम्प्लॉय कंप्लेंट करे, तो यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो रिपीटेडली फेल कर रही है टू पे मिनिमम वेजेस टू इट्स वर्कर्स, तो यहाँ पे वर्कर्स ट्रेड यूनियन फाइल करेंगे फॉर्मल कंप्लेंट अंडर सेक्शन 52 सबसेक्शन 1, ठीक है। सिंस ये जो यूनियन है ये रजिस्टर्ड है ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926 में, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा कंप्लेंट, और तो केस जो है वो हर्ड होगा बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केस 2, इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। नाउ ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फाइंड करता है कि जो कंपनी है वो मेंटेन नहीं कर रही है वेज रिकॉर्ड्स, तो वो वायलेट कर रही है क्या, सेक्शन 50 को वायलेट कर रही है, तो इंस्पेक्टर फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट कोर्ट में, और कोर्ट जो है बीइंग जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो टेक करेंगे कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस और बिगिन कर सकते हैं ट्रायल, ठीक है। तो चलिए ये है हमारा सेक्शन 42, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि कोई उल्टी सीधी कंप्लेंट्स फाइल ना करे, सीरियस हैंडलिंग हो वेज लॉ की, और लीगल प्रोसेस प्रॉपर रहे, और हम ये जो इसका पर्पस है ना भाई कोड ऑन वेजेस 2019 का, ये प्रॉपर्टी एनफोर्सेबल हो पाए, ठीक है। तो इसका मीनिंग बस इतना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 53। आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा, मैं क्लियर कर रही हूँ, प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। इतना मैं सिंप्लीफाइड कर रही हूँ, बेयर एक्ट को अब तो मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट कर दिया है, तो वो सिंपल हो रहा है नहीं हो रहा है आपके लिए। चलिए सेक्शन 53, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 52, नॉट विद स्टैंडिंग अब तक हमें रट चुका है कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब है ऊपर कुछ भी लिखा हुआ हो, हम उसके साथ की बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 52 में कुछ भी है, फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी अंडर क्लॉजेस ए एंड सी ऑफ सबसेक्शन 1 and subsection 2 of section 54 and subsection 7 of section 56, the appropriate government may appoint any officer not below the rank of under secretary to the government of India or an officer of equivalent rank in the state government as the case may be, for holding inquiry in such manner as may be prescribed by the central government। देखिए चलिए इसका हमने मीनिंग भी नहीं समझा था एक बार को। यहाँ पे क्या बात हो रही है, पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू इम्पोज पेनल्टी, इसके बारे में हम बात करें सेक्शन 53 में कि गवर्नमेंट ऑफिसर पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एम्पावर कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट कर सके इंक्वायरी ऑफिसर्स जो कि इन्वेस्टिगेट कर सके और इम्पोज कर सके पेनल्टी किसी स्पेसिफिक ऑफेंसेस की इस कोड में, ठीक है। तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इंस्टेड ऑफ मतलब डायरेक्टली गोइंग टू कोर्ट, आप हैंडल कर सको सर्टेन वायलेशंस एफिशिएंटली, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सबसेक्शन में क्या कह रहे हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल और स्टेट है वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर जो कि कंडक्ट कर सके इंक्वायरी और इम्पोज कर सके पेनल्टीज कुछ वायलेशंस की। तो ऑफिसर जो है वो होने चाहिए सीनियर रैंक, एटलीस्ट कौन से, नॉट बिलो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और इक्विवेलेंट रैंक ऑफिसर इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि आप इंक्वायरी करो और इम्पोज कर दो पेनल्टी, तो हमें किसी पावरफुल पर्सन को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा जिससे कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा है कि वो गलत डिसीजंस नहीं लेंगे। कोई ऐसे पर्सन जो कि एक्सपीरियंसड हैं, जिन्हें पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और इनके डिसीजंस कैसे दिए जाते हैं, हम उन्हें अपॉइंट करेंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे सीनियर रैंक ऑफिसर की बात हो रही है। तो यहाँ पे पेनल्टीज कौन कौन सी कवर्ड हैं, जिन सेक्शंस का नाम दिया गया है, सेक्शन 54(1)(a) में बताया हुआ है, अगर आप जो ड्यू है वेजेस उनसे कम दे रहे हो टू एम्प्लॉयज। सेक्शन 54(1)(c) में आप कॉन्ट्रावेन कर रहे हो कोई और प्रोविजंस कोड के, ठीक है। ये अभी सेक्शन 54 आएगा तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाए कि किस किस टाइप के ऑफेंस के लिए ऑफिसर हम अपॉइंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया है। सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 में क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंसेस, मतलब आप रिपीट करे जा रहे हो आफ्टर कन्विक्शन, पता चल गया सब कुछ प्रूव हो गया फिर भी आप रिपीट ही करे जा रहे हो, तो भाई यहाँ पे पेनल्टी इंपोज की जा सकती है। फिर 56(7) में क्या है, फेलिंग टू कंप्लाई विद कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस प्रोविजंस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ये इसी तरीके की पेनल्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्वायरी कंडक्ट होनी जरूरी है एज पर रूल्स जो कि प्रिस्क्राइब होंगे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि फेयरनेस इंश्योर हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2, व्हाइल होल्डिंग द इंक्वायरी द ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1 shall have the power to summon and enforce attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which
in the opinion of such officer may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and if on such inquiry he is satisfied that the person has committed any offence under the provisions referred to in subsection 1, he may impose such penalty as he thinks fit in accordance with such provisions. देखिए अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करे उनके लिए कुछ चीजें बता दी। मतलब वाइल कंडक्टिंग द इंक्वायरी जो ऑफिसर हैं उनके पास क्या पावर्स आ जाएंगी, मीनिंग मतलब वो क्या क्या कर सकते हैं, वो समन कर सकते हैं और एनफोर्स कर सकते हैं अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन रेलेवेंट टू द केस। ये आप देखिए बेयर एक्ट में जो हम रीड कर रहे थे उसमें साफ साफ मेंशन है। दे कैन डिमांड कोई भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द वायलेशन। दे कैन एग्जामिन विटनेसेस और गैदर कर सकते हैं एविडेंस। तो अगर ऑफिसर जो है आफ्टर इंक्वायरी फाइंड करते हैं कि जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ है तो वो इंपोज कर सकते हैं पेनल्टी एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कोड। ठीक है, वो तीनों चीजें कर सकते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे हुआ है ऑफेंस तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंपोज कर सकते हैं पेनल्टी। चलिए तो इसके एक दो एग्जांपल देखते हैं तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस का केस है। ये फैक्ट्री है जिसमें पता चलता है कि पे हो रहा है लेस देन द नोटिफाइड मिनिमम वेजेस टू वर्कर्स। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगी एंड अंडर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जिससे वो इंक्वायर कर सके अंडर सेक्शन 53। और ऑफिसर एग्जामिन करेंगे क्या क्या वेज रिकॉर्ड्स हैं, क्वेश्चन करेंगे एम्प्लॉयर से, वेरीफाई करेंगे एम्प्लॉई स्टेटमेंट्स और आफ्टर कंफर्म वायलेशन ऑफिसर जो है वो इंपोज कर सकते हैं पेनल्टी अंडर सेक्शन दिस। और वो कोई भी फाइन हो सकता है, कोई भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल 2 रिकॉर्ड कीपिंग वायलेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट फेल करती है मेंटेन करना वेज रजिस्टर्स या नोटिसेस जो कि रिक्वायर्ड है बाय सेक्शन 50। तो इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे अंडर सेक्शन 53 और पता लगने पर कि एम्प्लॉयर गिल्टी है इंपोज करेंगे पेनल्टी अंडर सेक्शन 54(1)(c). ठीक है, सिंपल है, इसका पर्पस यही है कि ये जो है क्रिएट करता है एक फास्टर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म हैंडल करने के लिए वेज रिलेटेड वायलेशंस, जैसे कि लेंदी कोर्ट ट्रायल्स ना हो, इंश्योर करेगा अकाउंटेबिलिटी फॉर्मल इंक्वायरी प्रोसीजर के थ्रू, बैलेंस करेंगे एम्प्लॉय के प्रोटेक्शन को जिससे कि ड्यू प्रोसेस हो पाए फॉर एम्प्लॉयर्स और अथॉरिटी और स्ट्रक्चर देता है एनफोर्समेंट का कि भाई हम कोड ऑन वेजेस 2019 को प्रॉपर एनफोर्स करा पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन 53। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 54 की तरफ। ये क्या बात कर रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो ये है पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। जो ये ऊपर थी स्पेशल चीज बताई गई थी, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। ओके, तो इसका भी एक पर्पस देख लेते हैं क्या है। देखिए इसमें ना पनिशमेंट है फॉर एम्प्लॉयर्स जो कि वायलेट करते हैं प्रोविजंस कोड ऑन वेजेस के। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस होंगे, लाइक अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए क्या है, रिपीटेड वायलेशंस के लिए क्या है, फेलियर करना मेंटेन रिकॉर्ड्स जो कि अभी हमने ऊपर देखा था। ठीक है ना, कुछ इसकी झलकियां हमने ऊपर देखी थी। यहाँ पे फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट बोथ होंगे और बेस्ड होगा वो इस पे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। सबसेक्शन 1, एन एम्प्लॉयर हु pays to any employee less than the amount due to such employee under the provisions of this code shall be punishable with fine which may extend to 50,000 rupees। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज अब हो गई है क्योंकि हमने अब बहुत ही आसानी से बेयर एक्ट को समझना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए मेन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस की बात हो रही है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है लेस देन द अमाउंट ड्यू टू एनी एम्प्लॉय अंडर द कोड, जितना उसे ड्यू बनता है उससे आप कम पे कर रहे हो तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी, फाइन जो है वो 50,000 तक का हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। तो अगर कोई वर्कर है लीगली उसकी ड्यू है मिनिमम वेजेस 10,000 पर मंथ, बट जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है 8,000 दे रहा है, तो एम्प्लॉयर कैन बी फाइंड अप टू 50,000। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 1 में ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लॉज बी। हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए इज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ सिमिलर ऑफेंस अंडर दिस क्लॉज विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमीशन ऑफ द फर्स्ट और सब्सिक्वेंट ऑफेंस। देखिए यहाँ से इसे रीड करिए, हैविंग बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज ए। क्लॉज ए में आप पकड़े गए, आपने पेनल्टी दे दी, फिर इज अगेन फाउंड गिल्टी, इसी सिमिलर ऑफेंस के लिए आपने दोबारा यही सेम ऑफेंस किया है विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ फर्स्ट। आपने जो पहला ऑफेंस किया उसी के 5 years में दोबारा उसी टाइप का ऑफेंस कर दिया या फिर सब्सिक्वेंट ऑफेंस। He shall on the second and the subsequent commission of the offence be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। देखिए इसमें कितनी अच्छी खासी पेनल्टी है। रिपीटेड ऑफेंस अगर आप कर रहे हैं अंडर पेमेंट का तो एम्प्लॉयर जो है वो रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेम ऑफेंस अंडर पेमेंट का विद इन 5 years। पेनल्टी कितनी हो जाएगी, इम्प्रिजनमेंट है अप टू 3 months और फाइन है अप टू 1 लाख या फिर दोनों चीजें। ठीक है, दोनों ही चीजें। एग्जाम्पल है, अगर एक एम्प्लॉयर अगेन पे करता है लेस देन ड्यू वेजेस विद इन 5 years ऑफ द प्रीवियस ऑफेंस, दे कैन फेस या तो इम्प्रिजनमेंट, जेल या फिर हायर फाइन। ओके,
ये है इसमें क्लॉज बी में। नेक्स्ट सी, कॉन्ट्रवेंस एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड और एनी रूल मेड और ऑर्डर मेड और इशूड देयर अंडर शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 20,000 रुपीज। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी प्रोविजन को, यहाँ पे बने हुए इस कोड में बने हुए किसी प्रोविजन को आप कॉन्ट्रवेंट करते हैं फॉर एनी अदर कॉन्ट्रवेंशन, कोई भी कॉन्ट्रवेंशन हो सकता है, लाइक नॉट इशूइंग वेज स्लिप्स है या डिस्प्ले करना नोटिस, कोई भी मतलब जो इसमें यहाँ पे प्रोविजन है उनको आप कॉन्ट्रवीन कर रहे हैं, तो पेनल्टी कितनी हो सकती है, 20,000 की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉयर है वो डिस्प्ले नहीं करते मैंडेटरी नोटिस ऑफ वेज रेट्स और पे डेज, जो कि सेक्शन 50 में मेंशन है, रिक्वायरमेंट है ऐसी, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे फाइन हो सकता है 20,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा सी क्लॉज। नेक्स्ट आता है डी, having been convicted of an offense under clause C में आप कन्विक्ट हो चुके हैं, is again found guilty of similar offense under this clause within 5 years from the date of the commission of the first or subsequent offense, he shall on the second and subsequent commission of the offense under this clause, देखिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे बी में था, ए का हमने बी में बताया था, ऐसे ही सी का दोबारा डी में बता रहे हैं कि आपने अगर सी वाले टाइप का ऑफेंस 5 साल के अंदर दोबारा किया तो यहाँ पे पेनल्टी के बारे में बात हो रही है। बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 40,000 रुपीज, और विद बोथ क्या कह रहे हैं, रिपीटेड वायलेशन हो रहा है किसी भी प्रोविजन का, सेम टाइप ऑफ वायलेशन हैपन होता है अगेन विद इन 5 years, तो पेनल्टी कितनी है, इम्प्रिजनमेंट है अप टू 1 मंथ और फाइन है अप टू 40,000 या फिर बोथ। ठीक है, ये क्लॉज डी में होगा। देखिए आप कितनी हैवी पेनल्टीज और इसमें पनिशमेंट्स हैं, तो प्लीज इन प्रोविजंस का ध्यान रखना जरूरी है, एंड इसीलिए ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस पता होने जरूरी है, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं होता आप कंप्लाई कैसे करेंगे इन्हें। ठीक है, चलिए चलते हैं सबसेक्शन 2, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। ऊपर कुछ भी लिखा उसके साथ हम नहीं बात कर रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, ऊपर से हम इसे रिलेट नहीं कर रहे हैं। फॉर द ऑफेंसेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स in the establishment the employer shall be punishable with fine which may extend to 10,000 rupees। देखिए नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर भी हमने बहुत सारी पेनल्टीज और हमने बहुत सारे आपके कॉन्ट्रवेंशंस इंक्लूड कर दिए, और यहाँ पे नीचे जो हम सब सेक्शन 2 में बात कर रहे हैं वो अलग से हम इसके बारे में ही सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये जो इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स है या फिर नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, इसके बारे में हम अलग से बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप ये कर रहे हो ना इन सब चीजों में से, क्योंकि हमने ये कहा था कि कोई भी प्रोविजन आप कर रहे हो वायलेट तो इतनी पेनल्टी हो जाएगी, लेकिन इसमें सबसेक्शन 2 में हम बता रहे हैं कि नॉन मेंटेनेंस और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स की वजह से इतनी पनिशेबल हो सकती है पेनल्टी, मतलब इतना फाइन हो सकता है, स्पेसिफिकली अलग से हमने इसे बता दिया। ठीक है, तो एम्प्लॉयर अगर फेल होता है टू मेंटेन और कह सकते हो प्रॉपर्ली मेंटेन वेज रिकॉर्ड्स, जैसे कि अटेंडेंस रजिस्टर्स हैं, पे रिकॉर्ड्स हैं, तो पेनल्टी कितनी हो सकती है, अप टू 10,000। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एस्टेब्लिशमेंट फेल करती है टू मेंटेन प्रॉपर वेज रजिस्टर, तो यहाँ पे फाइन हो सकता है अप टू 10,000, इसे इंपोज किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सबसेक्शन 3 पे, लास्ट है ये भी इजी सा है, सिंपल सा है, इसे क्लियर करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। अब इसमें क्या, क्लॉज सी में सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के क्लॉज सी में आप कुछ भी लिखा हुआ हो, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर शैल बिफोर इनिशिएशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा था भाई इंप्रिजनमेंट हो सकती है, तो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर क्या करेंगे, प्रोसिक्यूशन जब आप दे रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, तो उससे पहले क्या करना है, for offenses under the said clause or subsection, give an opportunity to employer to comply with provisions of this code by way of a written direction। देखिए इस कोड का पर्पस ये है कि आप किसी के साथ गलत ना करें। ठीक है, एम्प्लॉय के साथ आप जो गलत कर रहे हैं, एम्प्लॉय को आप वेजेस नहीं दे रहे हो, फालतू डिडक्शंस कर लिए, कुछ भी इस तरीके की चीजें आप कर रहे हैं, तो वो आप ना करें, एम्प्लॉय का लॉस ना हो। ठीक है, उसमें पर्पस ये नहीं है कि आपको हमें पनिशमेंट ही देनी है। ये जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं पेनल्टी के, फाइन के और इम्प्रिजनमेंट के, ये इसलिए बनाए जाते हैं जिससे आप ये चीजें ना करो, आप गलत ना करो किसी के साथ, आप किसी के वेजेस होल्ड ना करो, आप फालतू डिडक्शंस ना करो। ठीक है, आप अंडर पे ना करो किसी को। ये इसलिए नहीं है कि लॉ को मजा आ रहा है यार आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी तो यार चलो बहुत अच्छी बात हो गई, ये इसलिए नहीं है, किसी को पेनलाइज करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है कि आप ये ना करो, इसलिए ये लॉ बनते हैं कि जिससे आपको डर रहे यार अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा यार, फाइन हो जाएगा यार, मुझे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, तो आप किसी के साथ गलत ना करें। ठीक है, इसलिए ये रूल्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पर्पस ये है कि भैया अगर ऐसा कुछ हो गया है तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप कंप्लाई कर लें प्रोविजंस ऑफ द कोड, रिटन डायरेक्शन दिया जाएगा विच शैल ले डाउन अ टाइम पीरियड फॉर सच कंप्लायंस। आपको बताया जाएगा भाई इतने टाइम पीरियड में यार आप कंप्लाई कर दो प्रोविजंस को, पेमेंट कर दो ना यार। ठीक है, तो ये सब खत्म हो सकता है, तभी वहां पे बोला गया था इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर बोथ। ठीक है, तो जब किसी तरह से नहीं मानोगे तो यार फिर क्या करेंगे, ऑप्शन क्या रह जाएगा। ठीक है, तो एंड इफ द एम्प्लॉयर कंप्लाइज विद द डायरेक्शन विद इन सच पीरियड, अगर एम्प्लॉयर कंप्लाई कर जाता है जो पीरियड दिया गया उसमें डायरेक्शंस के, द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर शैल नॉट इनिशिएट सच प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग एंड नो सच अपॉर्चुनिटी शैल बी अकॉर्डेड टू एन एम्प्लॉयर इफ द वायलेशन ऑफ द सेम नेचर ऑफ द प्रोविजंस अंडर दिस कोड इज रिपीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच सच
first violation was committed and in such case the prosecution shall be initiated in accordance with the provisions of this code. देखिए लंबा जरूर है लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई हमने अपॉर्चुनिटी दे दी, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर ने अपॉर्चुनिटी दी, टाइम पीरियड बता दिया यार कंप्लाई कर दो, इस भूल को सुधार दो। अगर एम्प्लॉयर ने सुधार दी वो भूल उतने समय में तो क्या होगा, तो भाई आप इनिशिएट मत करो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स। फाइन की बात अलग है, यहाँ पे प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग की बात हो रही है कि भाई यार इम्प्रिजनमेंट मत दो, ठीक है। लेकिन अब इसमें कह रहे हैं भाई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अगर 5 साल में एम्प्लॉयर बार बार ये रिपीट करे जा रहा है। अगर ये दोबारा रिपीट हुई है ना विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स तो नहीं, और ये वॉयलेशन आप कमिट कर रहे हो बार बार, तो भाई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट होगा ही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत ही जेन्यून बना हुआ है लॉ, एंड होना भी ऐसा ही चाहिए। जब आप अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो और बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है कि यार चलो इन्होंने तो मजाक बना लिया कि चलो हम करते रहेंगे जो भी आप करके दिखाओ, तो भाई फिर इनिशिएट होगी ही, ठीक है। चलिए, सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। ये कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट सेशन में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम चेक करेंगे सेक्शन 55 ऑफेंसेस बाय कंपनीज, ठीक है। 56 है उसमें हम चेक करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंसेस, और उसके बाद हम चेक करेंगे, अच्छा ये 2 सेक्शंस हैं 55 और 56, उसके बाद हमारा चैप्टर 9 शुरू होगा जो कि है मिसलेनियस, ठीक है। बहुत इजीली हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और सच में जब मैंने इसे स्टार्ट किया था और मैंने एक मिशन लिया था कि यार मुझे पूरा कोड पढ़ाना है, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये इतनी आसानी से होता जाएगा और हम करते जाएंगे कंप्लीट। लेकिन बस अब ये होने ही वाला है, 2-4 सेशंस और में कोड ऑन वेजेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल है मुझे जरूर बताएं। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।